ये लो जी, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। हाँ, तो पहला पार्ट समझ आया जब हमने हाइड्रोजन डालनी है बच्चों? हाइड्रोजन डालने वाला पता लग गया? जी सर। जी सर। दूसरा कौन सा है? दूसरा क्या डालना है आपने उसके अंदर? बच्चों बुक से प्लेटिनम। तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है महा। दूसरा क्या डालना है कहना, तुम बता दो, उसकी आवाज कट रही है बेचारी की। हेलो, सबने माइक्स ऑफ किए हुए हैं, कोई तो बता दे मुझे। क्या बताना है? दूसरे नंबर पे क्वेश्चन के अंदर दूसरे नंबर पे क्या ऐड करना है? पहले में तो हाइड्रोजन और प्लाटिनम है ना, वो तो हमने कर लिया। दूसरे नंबर पे क्या ऐड कराना है? पता नहीं। बुक नहीं है तुम्हारे पास? बुक खुले। प्लेटिनम प्लेटिनम। वो तो हो गया ना, प्लैटिनम और हाइड्रोजन प्लेटिनम। एक ही है। प्लैटिनम हाइड्रोजन एक ही है, वो वाला हमने कर लिया। जो हाइड्रोजन हमने ऐड करानी है ये वाला, ये तो हो गया ना। दूसरे नंबर पे क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो Br2। ब्रोमीन ऐड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल ब्रोमिनेशन है उसकी, ये दी हुई है, ये एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो सिंपल क्या होगा कि जब भी हम उसके अंदर ब्रोमीन ऐड कराएंगे, ठहरो जरा, ये देखो, ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कराएंगे, बॉन्ड सिंगल होगी और दोनों साइड पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगी। ठीक है ना? तो ब्रोमीन वाला भी सिंपल है, दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या ऐड कराना है बच्चों? KMnO4। KMnO4। तो कौन सा रिएक्शन है KMnO4 वाला? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, अभी किया भी है हमने। ये वाला रिएक्शन है वो जिसमें ग्लाइकोल बन जाती है। अभी हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ये कन्वर्जन किया है ना, सेम यही वाला रिएक्शन आपने, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन वाला। हाँ, यही वाला टेस्ट है। फिर चौथे नंबर पे क्या ऐड करना है? HBr। HBr। वो यहाँ पे रिएक्शन है पीछे, ये दिया हुआ है ये मार्कोनिकव रूल वाला। ये देखो, ये रहा। आपने डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, उसके अंदर आपने HCl यहाँ पे उसने ऐड करके दिया हुआ है, तो आप सिंपल HBr ऐड कर दो। तो HBr ऐड करने के लिए मार्कोनिकव रूल लगाओ और यू आर डन। ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दी, एक तरफ हैलोजन लगा दिया, बॉन्ड जो दरमियान में है वो सिंगल कर दो। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वो सिल्वर होगा, है ना जी। जी? ये दिया हुआ रिएक्शन, ये रहा। सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीजन जहां से भी आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे उसके दरमियान आपने ऑक्सीजन लगा देनी है। इथाइलिन ऑक्साइड जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरह से वो ब्यूटाइलिन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये सिंपल रिएक्शन सामने बुक में दिया हुआ है। फिर HOCl। HOCl, ये यही वाला है, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं है, हाइपोहेलस एसिड ये है। ये देखो, ये दिया हुआ है। आपने HOCl, यहाँ पे HOX बताया हुआ है, आपने HOCl ऐड कर देना है। तो एक तरफ हाइड्रोक्सिल लग जाएगा, एक तरफ हैलोजन लग जाएगा, सिंपल। ठीक है ना? फिर इसके बाद डाइल्यूट H2SO4। 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 H2SO4, H2SO4 वाला रिएक्शन भी मैंने अभी कहीं देखा है यहाँ। H2SO4 पीछे गुजर, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कराते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कराने से उसके अंदर सिंपल हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाता है। सही है ना? यस और नो? अल्कोहल बन यस। जाती है उसकी। हो गया? और इसके बाद बस। बस इतना ही है बच्चों, सबको पता चल गया ना कहाँ से करना है, कैसे करना है? चल गया पता, अगर नहीं चलेगा तो आप तो यही हो ना। हाँ ऑब्वियसली मैं यही हूँ। मुताल आपको पता चल गया? सुबाविया मुताल क्या बोलियो? हाँ चल गया। हाँ बस ठीक है। बाद में देखूंगा नहीं हुआ तो। हाँ ये सही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे
इसको साथ साथ एक्सरसाइज को करते जाना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 पे मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर हो गया और अच्छे तरीके से आ गया तो फिर अगले चैप्टर्स में खत्म होने मुश्किल का नहीं नाम होगी। ही नहीं ले रहा ये चैप्टर। मैं इसीलिए इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ ताकि अगले चैप्टर्स के ऊपर हमें टाइम ना लगाना पड़े। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो बहुत। अच्छा, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई ईच लेटर्ड प्रोडक्ट। इथाइल अल्कोहल में H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा, फिर उसके अंदर ब्रोमीन डालोगे तो क्या होगा, फिर उसके अंदर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या होगा। क्या जेड में आता है, क्या बनेगा भला। इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है भला। ठहर मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ कि तुम्हें सॉल्व करा दूं। ये इथाइल भी अल्कोहल आपने करवाया था ना मुझे, शायद CH3 CH2। जिस H2SO4 ऐड हो रहा है, हाँ उसके वोटेड अंदर निकलता है, H2SO4 जब ऐड कराएंगे तो क्या होगा। वोटेड निकलेगा, इथीन बनेगा। यस, इसके अंदर अगर हम H2SO4 डालें तो आपको पता है H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर से हमने वो निकाल लेना है, वाटर निकाल लेना है। तो ये वाला हाइड्रोक्सल निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो जो कंपाउंड हमारे पास फाइनल बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी, दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये जो ए प्रोडक्ट है ये वाली है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर वो कह रहे हैं इस ए प्रोडक्ट के अंदर आप ब्रोमीन डाल दो। तो ब्रोमीन डालने से क्या होगा, इसके अंदर हम लोग Br2 ऐड कर देते हैं प्लस Br2। तो Br2 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, Br2 ऐड करने से एक ब्रोमीन एक सिंगल तरफ लग बॉन्ड, जाएगा, यस, एक इस तरफ लग जाएगा और बॉन्ड सिंगल हो जाएगी। तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH2 बॉन्ड CH2, और इस तरफ भी ब्रोमीन लग गया और इस तरफ भी ब्रोमीन लग गया। तो हमारे पास जो बी प्रोडक्ट आई वो बी प्रोडक्ट ये वाली आ गई। ठीक है, अब उसके अंदर वो कहता है आप डाल दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फिर आपके पास सी प्रोडक्ट बनेगी। तो इसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो क्या बनेगा भला बच्चों। KBr, KBr तो बनेगा, 2 बनेंगे, और क्या बनेगा, वोटर, वाटर। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेन प्रोडक्ट बताओ मुझे। CH2 नो, डबल बॉन्ड, देखो ना, ये वाला हाइड्रोक्सिल ये वाला हाइड्रोजन ले गया, ये वाला हाइड्रोक्सिल ये वाला हाइड्रोजन ले गया, पोटेशियम ब्रोमीन पोटेशियम ब्रोमीन, इथाइन, यस इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो फाइनल हमारे पास सी प्रोडक्ट बनी है वो सी प्रोडक्ट कौन सी है, इथाइन वाली है। पता चल गया बच्चों सबको इसका, यस और नो। बच्चों रिएक्शन समझ आई, कुछ बोल भी दिया करो। बस आ गई है। आ ही गई है मुताल, मुझे भी आएगी। आ ही गई है। देखो इतना कोई H2SO4 पक्के वाला नहीं आया क्योंकि इसमें खिचड़ी पक रही है। क्यों खिचड़ी पक गई है, सीधा सीधा रिएक्शन है, हम लोगों ने पता 70 दफा नहीं, किया है। ये वाला जो पोर्शन है इथीन सवाल से ही वो गरीब से आई जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहे। मेरी बात तो सुनो भाई, ये जो CH इथीन से इथाइन वाला है ये हमने अभी 70 दफा किया है पीछे, 2-3 दफा तो ये हो गया। वो तो और जो किया है। हाँ तो देखो ना, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसने वाटर उसमें से निकाल दिया, पीछे हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड बच गया। उसके अंदर फिर हम लोगों को उसने बताया हुआ कि आपने Br2 ऐड करनी है। जब हमने Br2 ऐड की तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई, फिर KOH ऐड किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गई। ठीक है ना, एक दफा अगर ना समझ ये आए सारी वीडियो, चीजें हम अपने पास से ही ऐड कर ही जाएंगे, अपने पास से। ठहर मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड मुझे क्लियर करने दो। ये देखो, उसने आपको बताया हुआ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, उसके अंदर आप कह रहा है कि H2SO4 ऐड करो। तो जब ने H2SO4 ऐड किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी थी, वो थी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इथाइल अल्कोहल में H2SO4 ऐड करने से हमारे पास ए प्रोडक्ट जो बनी है वो है CH2 बॉन्ड CH2। सही है ना, यहां तक पता चल गया ना। फिर जब हम इसके अंदर, अब वो कह रहे हैं ए प्रोडक्ट जो आपके पास बनी है उसी प्रोडक्ट के अंदर आप ऐड कर दो Br2। तो इसके अंदर फिर हमने Br2 ऐड किया। जब हमने Br2 ऐड किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो बनी थी CH2 बॉन्ड CH2, इधर भी Br लग गया और इधर भी Br लग गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बी प्रोडक्ट बनी हुई है, बी प्रोडक्ट ये वाली है। ठीक है, अब बी प्रोडक्ट के साथ आगे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। ठीक है ना, तो तीसरे नंबर पे हमने उसके अंदर ऐड कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसने बताया हुआ है साथ साथ क्या क्या ऐड करना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सी वाली प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं।
तो इसने सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर समझ लो तो फिर इजी है, फिर करना कोई मुश्किल नहीं है इतना। सही है, पता चल गया? खैर, अब नेक्स्ट आगे अगर हम देखें प्रोपीन वाला, प्रोपीन के अंदर हम लोग क्या करना है, हमने Br2 ऐड करानी है, फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराएंगे, फिर KCN ऐड कराएंगे। क्या बनेगा ये मुताल तुम बताओ बेटा। क्या है बताओ। हाँ, प्रोपीन जो है, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि भाई हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। ये रहा प्रोपीन जो है, प्रोपीन के अंदर हम लोगों ने Br2 ऐड कराना है। तो क्या बनेगा, पहले प्रोपीन ड्रॉ कर लेते हैं, मैं बना देता हूँ प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला है जी हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। इसके अंदर अगर हम Br2 डालेंगे तो क्या बनेगा, Br2 मैंने ऐड करा दिया, उसने लिखा हुआ है कि Br2 ऐड करा दो, तो क्या बनेगा भाई? कैसे ऐड कराऊं? बता नहीं समझ आई? नहीं। सोचो गौर से। Br2 ऐड करा रहा हूं तो क्या बनेगा भला? सिंपल देखो ना, डबल बॉन्ड के रिएक्शंस तो बहुत इजी है ना। ये Br2 के अंदर से एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दो, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे लगा दो, बॉन्ड इसके सिंगल कर दो, तो अब बताओ क्या बनेगा? क्या मतलब एक उधर लगा दो? CH3 आएगा सिंगल बॉन्ड। ये देखो, ये Br2 है ना, Br2 के अंदर से एक ब्रोमीन उतार के आपने इसके साथ लगा दी, इस वाले CH2 के साथ एक ब्रोमीन उतार के आपने दूसरी साइड पे लगा दी, और यहाँ से बॉन्ड जो है वो सिंगल कर दी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये तो वैसे कि वैसे एक ब्रोमीन यहाँ पे लगी हुई है और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगी। समझ आई अब? इसकी है ये समझ। चलो अब शुक्र आ है। गई है। हाँ ठीक है। तो हमारे पास अब जो जो डी प्रोडक्ट बनी है वो डी प्रोडक्ट ये वाली है, ठीक है। अब इस डी प्रोडक्ट से आगे हमने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कराना है। ये वाला तो अब तुम्हें लाजमी बताना पड़ेगा। अभी मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताओ जल्दी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालें तो क्या बनेगा? बल्कि दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स डालेंगे। अब क्या होगा? बताल क्या होगा बोला? मुझे भी समझ नहीं आई। सिंपल है, अभी हम लोगों ने किया है। कौन बताएगा इसका बच्चों? ये पिछला वाला भूल जाओ ना क्या है। हाँ बताओ एच माँ। एच तो कट हो जाएंगे। कहाँ से एच कट होगा? 2 kBr। ठहरो ठहरो, मैं बता। सही है सही है। ये वाला पोटेशियम, एक ये वाला ब्रोमीन, ये वाला पोटेशियम और ये वाला ब्रोमीन, ये हमारे पास बन गया 2 kBr। ठीक है, 2 water molecules. हाँ ठीक है। ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन, तो हमारे पास बन गए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। पीछे हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या बचा? रिमेनिंग स्ट्रक्चर है CH3 CH3. C Single bond C. और फिर Triple bond. यस CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। यस और नो? बताओ समझ आइए अब? ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आई? ट्रिप भाई मार खाएगा मेरे से। ट्रिपल बॉन्ड नहीं का ना, मतलब एक मिनट बता दो। बात सुनो। ट्रिपल बॉन्ड अच्छा इस तरीके से, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगी थी ना, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगी अब। अच्छा बच्चों, हाँ समझ आ गई इसकी? नहीं नहीं, नहीं आई। इसमें जब दिल करता है हम जो सी चीज अपनी मर्जी से घुसा देते हैं, ये क्या बात है? मसलन क्या क्या घुसाया अपनी मर्जी सही से? क्या है अच्छा उसमें? सब हमने ट्रिपल बॉन्ड घुसा दिया पास से और ट्रिपल बॉन्ड हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, ये रूल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब वो हमने ही इसके ना अरे वो रूल रूल है जो जो खत्म भी होने का है। नाम नहीं लेते। ओह हद है, खुशी खुशी सिंपल बुराई सी करा बात है। पोटेशियम अब ये हाइड्रोक्साइड देखो, ये हमने, ट्रिपल बॉन्ड नहीं मुझे समझ में आ रहा। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया? भाई तुम्हें तो मार पड़ने वाली है ना, तुमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा, उस बेचारी ने एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। एक मिनट, एक बार बस एक बार दोबारा बता दो कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे? कोई हाल नहीं है, ठहरो अब सुन लो गौर से। ट्रिपल बॉन्ड हम अभी नहीं लगा रहे, मैं दोबारा शुरू से बता रहा हूँ।
हाँ ऐसी हुई ना बात। हाँ जी, अब सुन लेना जरा गौर से। देखो, ये हमारे पास कंपाउंड था, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन्स लगे हुए थे और सारा कुछ था। तो मैंने येलो से जो मार्क किया हुआ है कि दो जो पोटेशियम है वो दो ब्रोमीन्स लेके चले जाएंगे, केबीआर बना देंगे, ठीक है। दो, ये जो मैंने हल्का सा जो लाइक वॉलेट सा कलर है, हम लोगों ने जो हाइड्रोक्सिल्स दो हैं, इनको दो हाइड्रोजन दे दिए, दो वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। तो पीछे ओवरऑल जो कंपाउंड का मेन स्ट्रक्चर है वो क्या बचेगा? वो यही बचेगा ना, CH3, आगे दे C। दिए जी, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी ये से N नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। देखो मेरी बात सुनो, पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? अब लॉजिक पे आ जाओ, पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है? पोटेशियम पॉजिटिव। ठीक है, पोटेशियम पे पॉजिटिव आ गया। अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर, ये जो आपके पास पूरा कंपाउंड पड़ा हुआ है, इस पूरे कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज कोई चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता हो? Br। ऑब्वियसली Br हमेशा नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ब्रोमीन हैलोजन है चुके। तो पॉजिटिव आयन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव की तरफ को, तो ब्रोमीन को लेके वो सेटिस्फाई हो जाएगा, KBr बना देगा। इसी तरीके से जो हाइड्रोक्सिल्स हैं, अब ये जो हाइड्रोक्सिल्स हैं इनके ऊपर कौन से चार्जेस आ चुके होंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। हाइड्रोक्सिल हमेशा नेगेटिव होता नेगेटिव। है। अब ये जो नेगेटिव हाइड्रोक्सिल हैं, अब ये दोबारा जब अटैक करेंगे उसी मेन कंपाउंड के ऊपर, तो मेन कंपाउंड के अंदर से ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा? पोटेशियम। पोटेशियम तो है ही नहीं, हाइड्रोजन बेटा। पोटेशियम तो जा चुके हैं, पोटेशियम खत्म हो गए। KBr जब बन गया आपके पास, दूसरा KBr भी बन गया, तो पोटेशियम तो खत्म हो गए। हाइड्रो और ये ब्रोमीन्स भी खत्म हो गए। यहाँ से पीछे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बचा। इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है? तो वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। तो एक ये हाइड्रोक्सिल जो है, ये एक पॉजिटिव हाइड्रोजन लेके वाटर बना देगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल दूसरा हाइड्रोजन लेके वाटर बना देगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला बच जाएगा एंड में। देखो जरा इसको, अब समझ आइए स्ट्रक्चर कैसे बचा। ट्रिपल बॉन्ड। बताता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, एक सेकेंड पूरा कर लेने दो मुझे। ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई हो गया बताल? हाँ हो गया। हो गया, गुड। अब जब ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई हो जाता है, अब देखो, अब हमारे पास पूरे सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट फाइनल बननी थी वो बन चुकी हुई हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सके। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये आप लोगों को पता है सबको। जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस कार्बन ने एक ये बॉन्ड बनाई हुई है और 3 हाइड्रोजन है इसके पास, इसका मतलब ये वाला कार्बन सेटिस्फाइड है, ठीक है। ये वाला जो दूसरा वाला कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इसकी ये है, एक बॉन्ड इसकी ये है, 2 बॉन्ड्स हो गई। बाकी 2 इसकी पूरी करनी है, कहां से पूरी करूंगा? इसी तरीके से अगर ये वाला आप कार्बन देखो तो इसकी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनी हुई है और एक ये वाली बॉन्ड बनी हुई है, 2 बॉन्ड्स इसकी भी हैं। इसने 2 मजीद बनानी है। अब इन 2 कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक तरह से समझ लो कि अब इन दोनों ने 2 बॉन्ड्स मजीद बनानी है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? तो सबसे सिंपलेस्ट जो वे है वो यही है कि ये अपनी बॉन्ड्स को ट्रिपल कर लेंगे। तो जो इनके दरमियान बॉन्ड्स हैं, ये जो पहले सिंगल बॉन्ड बन चुकी हुई थी, ये अब ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब समझ आई? अब लॉजिक क्लियर हुई बच्चों? तो हाई लेवल क्लियर हुई? तो दो एक बार रिकॉर्डिंग देख लूंगी, याद रही है बस। सही है मुताल, तुम्हें? हाँ हो गई। चलो शुक्र है। तो खैर, अब हम लोग थे यहाँ पे कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी हुई है वो ये वाली बनी हुई है। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि ये जो ई प्रोडक्ट है वो ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ई प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड करना है? HCN। HCN ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? मैं जरा इसमें से गंद जरा हटा दूं थोड़ा सा, बताओ जरा। इसके अंदर यही जो प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल बनी है, इसके अंदर अगर हम HCN ऐड कर दें तो क्या बनेगा? बॉन्ड डबल हो जाएगा हाँ, और CH2 बन जाएगी और जो सिंपल वो खाली सी है उसके साथ CN लग जाएगा। ठहरो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आपने ऐड कर देना HCN, मैं लिख देता हूँ, प्लस HCN। HCN जब हम लोग करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा और CN किस तरफ जाएगा? कौन बताएगा? महा आप बताओ, हाइड्रोजन किसके साथ लगाऊं? A के साथ लगाऊं या B के साथ लगाऊं? हाइड्रोजन B। A के साथ, हाइड्रोजन B के साथ लगेगा। जी, क्यों? क्योंकि वो रूल पड़ा था। हम लोगों ने रूल पढ़ा था
कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट हमेशा उस कार्बन के साथ जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हमारे पास ये दो कार्बन है, ए और बी, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है। तो ए के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बी के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जो साइनाइड है वो जाके उसके साथ लग जाएगा, इस ए वाले के साथ, और जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ लग जाएगा, और बॉन्ड दरमियान में से एक टूट के डबल हो जाएगी। तो जब हमारे पास कंपाउंड बनेगा फाइनल, वो होगा CH3 बॉन्ड C, इस C के साथ हमने Cn लगा देना है, और आगे लगा हुआ है CH, और ये CH जो है ये CH2 हो जाएगा, और बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रिपल थी तो डबल हो गई। ठीक है, तो ये जो F कंपाउंड है हमारे पास फाइनल, ये वाला F कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड। समझ आ गई सबको? यस सर सर। ये सवाल बड़े खिचड़ी पकाने वाले हैं, सही बोल। इसको सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, एक दफा हो जाएगा। कोई खिचड़ी नहीं पका रहे, ये इतनी कोई लॉजिकल चीज है। 5-6 दफा प्रैक्टिस हो तो फिर आएगा ना। एक दफा करके देखना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी, जितनी रेपिटेशन है इसमें। ऐसा तो कभी भी नहीं मुमकिन होना। खैर, समझ आ गई बच्चों इसकी? यस सर। गुड। तो 17 हमारा हो गया। अब ओजोनोलिसिस, हमने हमेशा केमिस्ट्री पढ़नी। आज क्या दिन है? 3 सिबों में लिखी। आज क्या दिन है? आज ट्यूसडे है। हाँ ना, तो आज ट्यूसडे। 3 दिन तो तो कल केमिस्ट्री भी यही पढ़नी पड़ेगी। हाँ ना, 3 दिन केमिस्ट्री बर्दाश्त करो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ और पढ़ा लो, इसे पढ़ पढ़ के बोरियत होने लग पड़ी है। कोई बोरियत नहीं है, अच्छी खासी लॉजिकल चीजें हैं, आसान चीजें हैं। और वैसे भी टेस्ट ही चल रहा है, टेस्ट में क्या काम याद होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, करना तुम। उर्दू का वो टेस्ट तो है, एक याद आखिरी देख है, लेना। एक आखिरी टेस्ट है। तो क्या खैर, उर्दू का टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है? जी जी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें व्हाट्सएप पे जी बताऊंगा। हाँ जी, जी प्लीज, जी खैर, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 तक, ये बच्चे तो चुप करा लो। क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है? तो क्वेश्चन 17 तक हम लोगों ने कर लिया है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह अब कल देखते हैं। तो जो जो मैंने छोड़े हैं या जो जो रहते हैं वो सॉल्व कर लेना अब अच्छे से, ठीक है? अब मुझे बताओ, और हम लोगों ने क्या पढ़ना है? बायो। उर्दू। बायो नहीं, बायो कहाँ से आज आ गई? बायो भी पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है, आ जाएगी बायो की बारी भी। अच्छा, ये है कहाँ पे जी? FSC पार्ट 2 बुक्स और उर्दू। उर्दू का कल क्या किया था हमने? पेज नंबर कहाँ पे थे हम? नज़म हाँ, मुनज़्ज़म 95। बताओ, उर्दू की हम कर रहे हैं। पेज नंबर बताना। 95। हम कर रहे थे हम लोग, कहाँ तक? 3 पढ़े थे हम लोगों ने, 3 इशारे किए थे ना इसके। यस सर। 4th देखो, सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मगफिरत वो है, खता कोशी रविश मेरी, खता पोशी है काम उसका। सरापा मासियत, सरापा का क्या मतलब होता है बच्चों? सरापा मीन्स सर से लेकर पाँव तक। यस, सरापा मीन्स सर से लेके पाँव तक। मासियत का मतलब क्या है? मासियत का वर्ड निकला है इसियां से। गुनाहगार। यस, गुनाहगार। मासियत का मतलब है गुनाह होना। तो सरापा मासियत मैं हूँ कि मेरा सर से लेके पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ है। सरापा मगफिरत वो है, और अल्लाह ताला की जो शान करीमी है वो मगफिरत वाली है, कि वो बख्शने वाला है, गफूरुर रहीम है। तो सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मगफिरत वो है कि मेरा सर से लेके पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ है, और अल्लाह ताला जो है मुकम्मल और मगफिरत करने वाला है, बख्शिश करने वाला है। खता कोशी रविश मेरी, रविश का मतलब होता है रूटीन के अंदर कोई चीज होना, कोई काम ऐसा होना जो आपकी आदत में शामिल हो चुका हुआ है, खसलत में शामिल हो चुका हुआ है। तो खता कोशी रविश मेरी, कि मेरा काम का गलतियां करते जाना है, गलतियों पे गलतियां करते जाना है। खता पोशी है काम उसका, पोश का मतलब होता है छुपा देना, और खता का मतलब छुपाना। गलती। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का काम आपकी गलतियों को छुपा देना। तो कह रहा है कि मैं सरतापाक गुनाह करते जाता हूँ, और अल्लाह ताला जो है अव्वलन तो उसको बख्शता चला जाता है, और दूसरे नंबर पे उसको छुपाता चला जाता है। खता कोशी रविश मेरी, मेरी जो खसलत है, मेरी जो आदत है, जो कि इंसान हो, तो इंसानी फितरत यही है, इंसान के खमीर के अंदर ये बात मौजूद है कि वो गुनाह करता ही चला जाएगा। और क्यों गुनाह करेगा? क्योंकि उसके पास नफ्स भी है, और उसके साथ शैतान भी मौजूद है। तो नफ्स और शैतान के होने की वजह से इंसान के साथ गुनाह का जो एक अंसर है वो शामिल है। तो
तो इंसान की फितरत के अंदर ये बात शामिल है कि वो बार बार गलतियां किए जाता है, रिपीटेडली गलतियां किए जाता है। तो खताकोशी रविश मेरी, कि मेरी रविश के अंदर, मेरी खसलत के अंदर, मेरी आदत के अंदर ये बात शामिल है कि मैं गुनाह करता चला जाऊंगा, और खतापोशी है काम उसका, और मेरे रब करीम का काम क्या है कि वो हमेशा उन गलतियों के ऊपर पर्दे डालता रहता है, उसको छुपाता रहता है। ठीक है, तो रब का काम क्या है? गलतियों को छुपाते रहना, और मेरा काम क्या है? गलतियां करते रहना। तो अल्लाह ताला की जो दो सिफात हैं, पहली गफूर रहीम वाली, मगफिरत वाली, और दूसरी जो क्या बोलते हैं वो, उस सिफ्त का नाम क्या है जिसके अंदर गुनाहों को छुपाने वाली आ जाती है? खैर अब वो मुझे सिफ्त का नाम भूल गया। बहरहाल वो सिफ्त है अल्लाह ताला की कि वो गुनाहों को छुपा लेता है। गफूर। गफूर तो बख्शने वाला है ना, गफूर बख्शने वाला है। वो छुपाने वाली एक सिफ्त है और उसका प्रॉपर नाम है। इसके रेफरेंस के शेयर अगर लिखना चाहो तो वो लिख लो। ऐसा सत्तार है जब कोई खता होती है, ऐसा सत्तार है जब कोई खता होती है, पर्दाए उफ़्व मेरी जान पे गिरा देता है। ऐसा सत्तार है जब कोई खता होती है, पर्दाए अफ़्व मेरी जान पे गिरा देता है। ये एक शेर लिख लो। ऐसा सत्तार है जब कोई खता होती है, पर्दाए अफ़्व मेरी जान पे गिरा देता है। एक हो गया। दूसरा इसके अंदर आप लिख लो वो क्या था? याद करो, याद आ जाएगा। हाँ, न कहीं जहां में अमा मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म का खाना खराब हो तेरे उफ़्व बंदा नवाज में। ये बंद है पूरा। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म का खाना खराब हो तेरे उफ़्व बंदा नवाज में। हाँ बच्चों, समझ आ गई? दोनों शार समझ आ गए? ऐसा सत्तार है जब कोई खता होती है, पर्दाए ऑफ मेरी जहाँ पे गिरा देता है। और दूसरे नंबर पे आपने लिख देना है ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म का खाना खराब हो तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। ठीक है, तो ये दो अशार आपने इसके रेफरेंस में लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाता है, मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में इसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। उस्तादगी का मतलब होता है गुनाह, गिरना, भटकना, रास्ते से हट जाना। मेरे हक में उसकी रहमत थी। वो कहता है कि मैं जो भटक भी गया, मैं जो गिर भी गया, जो मुझे प्रॉब्लम्स आई, वो भी मेरे हक में अल्लाह ताला की रहमत ही थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया है दामन है थाम, लिया दामन है थाम उसका। इंसान की एक और खसलत ये है कि वो जब कभी दुनिया के अंदर मतलब अपने काम और अपने सारे चीज़ें अंजाम देना शुरू करता है, तो वो उसी के अंदर गुम हो जाता है, दुनिया की रंगीनियों में इस कदर गुम हो जाता है कि वो अक्सर हक के रास्ते पे से भी भटक जाता है और अपने रब से भी दूर जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि रब और दुनिया ये किसी हद तक एक दूसरे से ऑपोजिट चीज़ें चली जाती हैं। या तो आप दीन की तरफ चले जाओगे या आप दुनिया की तरफ चले जाओगे। अगर दीन की तरफ जाते जाओगे तो आपसे दुनिया छूटती चली जाती है। इसी तरीके से अगर आप दुनिया की तरफ जाते जाओगे तो आपसे दीन भी छूटता चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे से दीन छूटता चला जा रहा था, मैं रब से दूर जाता जा रहा था, लेकिन मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में इसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया है दामन है थाम उसका, कि जैसे ही मुझे चोट लगी और जैसे ही प्रॉब्लम आई तो फौरन से मैंने अल्लाह ताला को ही पुकारा और अल्लाह ताला की तरफ ही मैं हो गया। तो जब भी इंसान को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, मासियत आती है, प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, तो फिर वो अपने रब की तरफ रुजू करता है और फिर इस तरह से उसको अपने रब की याद आ जाती है। तो मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में इसकी रहमत है कि गिरते गिरते भी मैंने लिया है दामन है थाम उसका। ठीक है, तीसरे नंबर पर फिर आगे आ जाता है आपके पास, हुई खत्म इसकी हुज्जत इस ज़मी पे बसने वालों पर कि पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। हुज्जत एक ऐसी ख़त्म हो चुकी है। देखो, कल बरोज़ क़यामत कोई भी शख्स उठ के ये बात कह सकता है कि
ए अल्लाह तुम्हारा पैगाम तो मुझ तक पहुंचा ही नहीं, पहुंच पाया ही नहीं किसी तरीके से। तो हुई ख़त्म इस हुज्जत इस ज़मीन के बसने वालों पर कि इस दुनिया के ऊपर बसने वाले जो लोग हैं उनके अंदर से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस तक अल्लाह ताला का पैगाम ना पहुंचाओ। क्यों कि पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कलाम उसका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का जो कलाम है वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया। और किस तरीके से पहुंचाया, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि उम्मत मुस्लिमा जो है उसको एक हुक्म दिया गया है अमरुल बिन मारूफ व नहियुन अनिल मुनकर का, कि आप लोगों ने नेकी की दावत देनी है और बुराई से रोकना है। पहली बात कि तो जब भी इंसान, जो भी उम्मत मुस्लिमा का कोई भी फ़र्द है, वो किसी को भी जब बुराई से, उसके ऊपर ये बात लाजिम है कि किसी को अगर बुराई करते देख रहा है तो उसको या तो अवलन तो सबसे पहले हाथ से रोके, नहीं रोक सकता, ज़ुबान से रोके, और वो भी नहीं रोक सकता तो फिर उसको दिल में बुरा जाना है, यानी कि बुराई को रोकना है और नेकी की दावत देते रहना है। ये नेकी की दावत देना हर किसी के ऊपर लाजिम है, अपने अपने फ़र्ज अपने अपने तय आपको नेकी की दावत देते रहना है। इसी हवाले से आपने जो दूसरी हदीस लिखनी है वो ये लिखनी है कि हर इंसान जो है वो एक अमीर सल्तनत है और वो अपनी सल्तनत के बारे में जवाब दे है। अब बाप जो है वो अपने घर के बारे में जवाब दे। इसी तरीके से जितने भी लोग हैं उसके अंडर जितने भी लोग आते हैं वो उन सब के बारे में जवाब दे है। तो उन सबको पैगाम पहुंचाना, नबी दीन की दावत देना, नेकी की तरफ लेके आना, नेकी की तरफ रागिब करना वो ज़रूरी है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर एक बात फरमाई थी और हुक्म दिया था कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। अगर आपको मेरी साइड से एक आयत भी पता है तो वो भी आप लोगों ने आगे से आगे पहुंचा देनी है, ट्रांसफर कर देनी है, लोगों को समझा देनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मैकेनिज्म बता दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। पहले अदियान जो थे, एक दिन आता था फिर वो खत्म हो जाता था, फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता था, दूसरी शरीयत आ जाती थी, फिर तीसरी शरीयत आ जाती थी, और इसी तरह से। लेकिन हमारा इस बात के ऊपर ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर भेजे गए आखिरी नबी। हमारी जो किताब है कुरान पाक वो आखिरी किताब, और हम उम्मत मोहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो आखिरी उम्मत है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस बात की ज़रूरत है कि ये जो कलाम है, ये जो कुरान है, ये जो शरीयत है, ये हर बंदे तक पहुंच जाए। तो इसी ज़रूरत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने इस किस्म के अहकाम उम्मत मोहम्मदिया पर लाजिम कर दिए हैं कि आपने आगे से आगे तबलीग का काम पहुंचाना है। तो इस ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं उनको कम से कम ये पता है, हर एक को ये पता है, और ये हुज्जत खत्म हो चुकी हुई है कि इस दुनिया के अंदर दीन जो है, इस्लाम नाम का कोई दीन है, वो अल्लाह ताला को मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। तो दावत पहुंच हर एक के पास चुकी है, चाहे आप उसके ऊपर ईमान लाओ या ना लाओ, वो बाद में आपकी सवाबदीद पे है। तो हुई खत्म इस हुज्जत, इसकी हुज्जत इस ज़मीन पे बसने वालों पर कि पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीन के तहत और अपनी स्ट्रेटजी के तहत इस पूरी दुनिया के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं उन सब तक अपना जो पैगाम है उसको पहुंचा दिया। बुझाते ही रहे काफिर फूकों से काफिर इसको रह रहकर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। कि बुझाते ही रहे फूकों से काफिर इसको रह रहकर कि क़यामत तक, बल्कि शुरू से ही जब दीन शुरू हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत देना शुरू की, उस वक्त से लेकर आज के दम तक, इवन ता रोज़े क़यामत ये बात चलती चली जाएगी कि काफिर हमेशा इस दीन को, इस रोशनी को, इस इल्म को फूकों से, मतलब लाइक बुझाते चले जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इस्लाम ना फैले। यही तो दुश्मनी है, मतलब हम लोगों की कोई खित्ते से, कोई रीजन से कोई दुश्मनी नहीं है किसी दूसरों के साथ। हम लोगों की दुश्मनी इस्लाम और नॉन इस्लाम से है। कि जो कोई भी काफिर होते हैं वो ऑब्वियसली मुसलमानों के अगेंस्ट इसीलिए आते हैं कि हम लोग एक दीन की दावत देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही था, खुलफाए राशिदीन के ज़माने के अंदर भी यही बात आई कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, और काफिर जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। तो ऑब्वियसली बार बार जो हमारी इस्लामिक जो टेरिटरीज हैं इनके ऊपर जो अटैक्स होंगे और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी इसी वजह से आती हैं क्योंकि हम लोग एक अल्लाह के मानने वाले हैं। तो बुझाते ही रहे फूकों से काफिर इसको रह रह कर, कि वो हमेशा से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही लेके इसको बार बार ख़त्म करने की कोशिश करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में, सहाबा किराम के रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा सारी मुसीबतें खड़ी कर देते थे, लालच दिया करते थे, फिर तकालीफ दिया करते थे, बहुत सारी हर 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 बार आजमाया करते थे, और इस बात को मेक श्योर किया करते थे कि दीन का जो काम है वो रुक जाए किसी तरह से। मगर
नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका, कि अल्लाह ताला का जो ये कलाम है, ये जो पैगाम है, ये रोशनी की तरह से, नूर का मतलब रोशनी, अपनी साथ अपने वक्त पर, जब इसका वक्त करीब आया, जब हज्जतुल विदा का मौका आया, जब बता दिया गया कि आप तक सारा दीन पहुंचा दिया गया है, तो उस टाइम तक उसने कंप्लीट होना ही था, चाहे काफिर इसको जिस तरह से मर्जी लाइक ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मर्जी इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने टाइम के ऊपर जाके इसने कंप्लीट होना ही था। तो खैर, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की ये पूरी नज़्म है। इसका आप लोगों ने नंबर 1 खुलासा कर लेना है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये इसको तशरीह के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है। कोशिश करना, देख लेना किसी भी गाइड से या कहीं से भी अगर आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाएं, वेल एंड गुड। और अगर नहीं मिलते और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो मेरे से पूछ लेना, फिर मैं आपको दे दूंगा रेफरेंसेस इसके। ठीक है, सही है बच्चों। तो अब इसको कल आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना। अब मुझे बताओ, उसका हम लोगों ने तीसरे का क्या पढ़ना है? मुतालिया का बिल्कुल छोटा सा पढ़ना है। अच्छा चलो, बिल्कुल छोटा सा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर बताओ इसका। बस इतना सा पढ़ना है, इतना छोटा। हाँ, पेज नंबर बताओ ना मुझे। मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है। शाबाश है बच्चों। 37। 37। ये देखो ना, बुक पास रख के बैठती हो तुम भी किताबें सामने रखा करो लड़की। सर रोज रख के बैठती हूँ, अगर आज नहीं रखी तो क्या हो गया? बच्चा मार्केट से थक के आ गया। पेज नंबर बताओ मुझे। बहुत सॉरी, ज्यादा। कैसे? सारी रात सोने नहीं दिया था किसी ने। जी जी जरूर। एक जमहूरी रियासत में मामलात को सुलझाने के लिए किन अनासर से काम लिया जाता? ये लो, मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाहे अमल। ठीक है, इसके अंदर अब ये 3 चीज़ें हैं: कायदाना सलाहियत, मुज़ाकरात, बहस मुबाहिसा और तनकीद, और इत्तेहाद, यकीन और तंजीम। अच्छा, हुकूमत को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में दाखिली और ख़ारजी कई किस्म के मसाइल और तनाज़ात का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम उमूर उम्दा तरीके से तय पा जाएं। वो दिन गुजर गए कि तनाज़ात को जंगों और क़ुव्वत के इस्तेमाल के ज़रिए तय किया जाता था। मौजूदा दौर जो है तो वो नजर ही जमहूर। नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही सर स्क्रीन नहीं आ रही। ठहरो ठहरो, अब आ रही है? चलो ठीक। अब भाई अब ठीक ठीक। तो वो दिन गुजर गए कि जब तनाज़ात को जंगों के जरिए से सुलझाया जाता था। अब जमहूरियत का दौर है। अब मुज़ाकरात के तरीके से मुनसिफाना तौर के ऊपर आप इसको सुलझाते हो। तो मसाइल के हल के लिए सबसे पहली क्या चीज़ होना लाजमी है? कायदाना सलाहियत। कायदाना सलाहियत का मतलब ये है कि कोई ऐसा लीडर होना चाहिए आपकी कंट्री के अंदर जो आपके मुल्क को लेके चले और प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करे। एक आला और मिसाली रहनुमा की तस्वीर हमें कायद आज़म की सूरत के अंदर मुकम्मल तौर पर मिलती है। वो सच्चे, ईमानदार और आला पाए के लीडर थे। उन्होंने अपनी कौम को रोशनी दिखाई, मंजिल की निशानदेही की और इसे मतलूबा मकाम तक लेकर गए। उनके बेदाग किरदार, बेगर्जियाना रवैये और पुरअज़्म क़यामत ने कौम को आला आज़ाद और बावकार मुकाम दिलवाया। ये उनकी खुसूसियात देख लो। सबसे पहले बताया जा रहा है बेदाग किरदार, मतलब कायदे आज़म के ऊपर करप्शन का या लाइक किरदार से रिलेटेड किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। बेगर्जियाना रवैया कि आप क्या किया करते थे, इवन आपकी जो सॉक्स और आपकी जो पर्सनल चीज़ें थी वो भी कौमी बजट से नहीं निकली जाती थी। इवन अपने बजट को, अपने पर्सनल बजट को कट डाउन करके, आप उसको रिड्यूस करके अपनी कौम के अंदर, कौम के लिए, कौम के ऊपर लाइक स्पेंड किया करते थे। तो और पुरअज़्म क़यादत के आप कौम को लीड करना जानते थे, ने कौम को आला, आज़ाद और बावकार मुकाम दिलवाया। कायदे आज़म ने अपने मुखालफों का हर चैलेंज कबूल किया और कौम की कश्ती को महफूज और बाइज़्ज़त मुकाम पर पहुंचाकर दम लिया। मुसलमान अवाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सब्ज़ झंडे तले जमा हुए। उन्होंने कायदे आज़म को अपना रहनुमा तस्लीम किया। कायदे आज़म ने हिंदू और बरतानवी समाज की मुश्तरका क़ुव्वतों को शिकस्त दी। ज़ाहिर सी बात है, 2 मेजर जो चीज़ें थी आपके सामने थी, एक हिंदू कौम थी और दूसरी ब्रिटिश थी। तो दोनों उस टाइम के ऊपर एक तरह से पावर में थे, लेकिन कायदे आज़म ने उसको शिकस्त दी। अल्लाह ज़ुल जलाल का एहसान है कि उसने बरसगीर को के मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कायदीन फराहम किए। उनकी कायदाना सलाहियतों ने अपने मुसलमानाने बरसगीर की में आज़ादी की राहें खोल दी। दोनों ने अपने वक्तों में अजीम मुस्लिम रहनुमा थे और उन्होंने मुस्लिम अवाम को मायूसी और नाकामी के गारों से निकाल कर हौसला दिया और उन्हें खुद मुख्तार कौम की शक्ल में ढाल दिया। दूसरी चीज़ है मुज़ाकरात, बहस, मुबाहिसे और तनकीद। इसके अंदर क्या है कि चूंकि जमहूरियत का दौर है, जंग तो होने से रही, तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी बात है, जो कोई भी इशू है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आपने मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ही तय करना है। तो कायदे आज़म गुफ्तगू, बहस मुबाहिसे और मुज़ाकरात